हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग चंग और लैन शिचैन का शादी हो चुका था और उसके बाद सबने इंजॉय भी किया था। तो अब हम आगे देखते हैं। आज जियांग चंग और लैन शिचैन की शादी का तीसरा दिन है। लैन शिचैन और जियांग चंग अपने हनीमून के लिए चले भी गए हैं। फिलहाल अभी विंग और वांग जी और अंकल है घर में। निये हुएसांग जो इन 3 दिनों में ना उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था। पता नहीं क्यों उसमें ना वो ओमेगास वाले जो चीज़ें हैं वो दिखने लगे थे। हालांकि निये हुएसांग ओमेगा है और वो बहुत शर्मीला है और बात नहीं कर पाता और स्टूपिड है, बट वो जो प्यार में पड़ने वाले लोग हैं उनका तो अलग ही होता है ना। तो निये हुएसांग का पूरा वही हो गया था। वो अकेले बैठकर शर्मा रहा था, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, कहीं बार बार खोए जा रहा था। जिसे विंग ने नोटिस तो किया बट उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे पता है कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने कहा नहीं कुछ। खैर निये हुएसांग अभी अपने घर में है। आज निये मिंजू नहीं है। अभी शाम का वक्त है। निये मिंजू अभी तक घरे नहीं आए। मतलब वो शाम के 7-8 बजे तक घर आ जाते हैं, लेकिन अभी तो डिनर टाइम होने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। ये सोचकर निये हुएसांग ने अपने फ़ोन को निकाला और अपने ब्रदर को कॉल किया। एक बार कॉल किया जो रिसीव नहीं हुआ था, फिर दूसरी बार जब उसने कॉल किया तब जाके रिसीव हुआ था। निये मिंजू ने ही रिसीव किया। उन्होंने कहा, हुएसांग मेरे लिए इंतज़ार मत करो, मुझे लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाओ। निये हुएसांग ने कहा ठीक है ब्रदर। ये बोलकर निये हुएसांग ने कॉल कट कर दिया था। उसने कहा लगता है वो काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी है। ये कहते हुए हुएसांग ने खाना खा लिया और वो चला गया सोने के लिए। दूसरी तरफ निये मिंजू एक बार में थे। ये बार उन्होंने नया ही खरीदा है जो बहुत ही लग्जरियस है, और ये बार खरीदने के लिए उन्होंने लैंड कॉरपोरेशन से फंड लिया है, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हाँ लैन वांग जी बहुत समझदार है। वो निये मिंजू को ये नहीं समझाना चाहता कि देखो तुम बस विंग को पहचानते हो इसीलिए तुम खास हो, ऐसा नहीं। वो निये मिंजू को प्रॉपर स्पेस दे रहा था, प्रॉपर उसका जगह बनाने के लिए दे रहा था कि हाँ तुम अपना जगह बनाओ और हमारे साथ कनेक्ट करो। तो ये चीज़ निये मिंजू को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ऐसा नहीं कि निये मिंजू फ़ायदा उठा रहे थे वांग जी का और विंग के साथ अपने रिलेशन का, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ऑफर वांग जी की तरफ से आया था और निये मिंजू ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में वांग जी ने निये मिंजू को समझाया था कि हाँ उन्हें बिजनेस को भी बढ़ाना चाहिए ना। वो अगर बिजनेस के थ्रू भी एक साथ जुड़ेंगे तो उनका रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एक दूसरे के और भी करीब आ पाएंगे, एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे। ये सुनकर निये मिंजू मान गए थे। खैर वो बार को अच्छे से एक बार राउंड लगाते हैं। आज इस बार में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब कुछ अमीर बिगड़ेल बच्चे आ गए थे जो शायद हाल फिलहाल में अपना जो लीगल है एज है वो पार कर चुके हैं। अब वो ड्रिंक कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो वो आके बस कुछ भी किए जा रहे थे, तो उनको संभालने के लिए निये मिंजू को थोड़ा वक्त लग गया और अभी वो बस ये लास्ट राउंड करेंगे और फिर चले जाएंगे। जाते हुए भी लगभग उनको 1 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ से निकलते निकलते, इसीलिए उन्होंने निये हुएसांग को कहा कि वो खा ले, इंतज़ार मत करे। निये मिंजू बार को राउंड लगा रहे थे। वो गए एकदम 5th फ्लोर पर और वहाँ पर सारे ही प्राइवेट रूम्स है। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर बेडरूम्स है, बट वहाँ पर प्राइवेटली मीटिंग या फिर प्राइवेटली एंजॉय करने के लिए जगह है। और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा है कि वहाँ पर कोई ऐसा ही इंसान पैसा देकर नहीं जा सकता। मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम नहीं जा सकते, पैसे के साथ साथ तुम्हारे पास पावर भी होना चाहिए, तभी तुम उस जगह तक पहुँच पाओगे। तो निये मिंजू अपने स्टाफ के साथ वो जगह एक बार राउंड लगाता है और आते वक्त उसे कुछ जैसे कि कोई दर्द में है ऐसा आवाज़ उसके कानों में आया। निये मिंजू रुक गए और निये मिंजू के साथ जो लोग थे ना वो भी रुक गए। निये मिंजू ने पूछा किसी ने कोई आवाज़ सुना? तो उन लोगों ने भी गौर दिया। हाँ उन लोगों ने भी सुना।
उन्होंने कहा, यस सर, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। नीम मंजू ने कहा, कितने रूम्स में गेस्ट है? उनमें से एक लोग ने कहा, लगभग सारे रूम में गेस्ट है सर। यह सुनकर नीम मंजू ने कहा, सब एक एक रूम को चेक करो, क्या हो रहा है। ये जगह फन करने के लिए है, ना कि कुछ अनाप शनाप चीज़ें। मुझे अपनी जगह को साफ सुथरा रखना पसंद है। ये कहते हुए नीम मंजू एक रूम की तरफ चले गए जो उनके हिसाब से उसी रूम से आवाज़ आ रहा था, और बाकी के लोग भी अलग अलग रूम को चेक करने लगे। उन्हें मतलब नॉक करके रूम के अंदर घुस के वो देख कर आ रहे थे कि क्या चल रहा है। नीम मंजू एकदम आखिर वाले रूम के सामने गया, जो कि एकदम अब पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा साउंड कर रहा था, मतलब एकदम कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, पूरा शांत। और रूम के दरवाजे पर जो की है उसे देख कर लग रहा था कि हाँ, रूम के अंदर कोई तो है, नहीं तो ये की नहीं खोला जाता। तो नीम मंजू ने फर्स्ट नॉक किया, कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ा। फिर से उन्होंने नॉक किया, फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने सीधा दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो हैरान हो गए क्योंकि सामने कोई भी नहीं था। रूम थोड़ा अंधेरा था, डिम लाइट जल रहा था और जो मेन लाइट है वो बंद था, बट फिर भी रूम दिख रहा था, बट रूम में कोई भी नहीं है। नीम मंजू ने आसपास देखा, फिर भी उन्हें कोई भी नहीं दिखा। तो वो दरवाजे को फिर से बंद करके बाहर आने वाले थे, तभी उनके कानों में एक बार फिर वही दर्द भरा जो कराहने का आवाज़ है ना, वो आया। तो वो तुरंत पीछे मुड़े। इस बार उन्होंने साफ साफ और क्लियरली सुना है, इस रूम से ही आ रहा है। इसलिए नीम मंजू ने अब लाइट को ऑन किया और वो देखने लगे। उन्हें कुछ तो दिख रहा है, मतलब टेबल के दूसरे साइड कोई तो पड़ा हुआ है, इसीलिए वो दिखा नहीं, मतलब सामने से नहीं दिखा। इसलिए नीम मंजू उस तरफ गए और देखा कि हाँ, सोफे पर एक इंसान लेटा हुआ है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके बड़े बड़े बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बट कपड़ों से लग रहा है कोई जंगल से उठकर आया है, जिसे देखकर नीम मंजू ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। लेकिन उनको पता है कि यहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा इंसान नहीं आ सकता, तो ये इंसान चाहे जंगल से आए या समुंदर से, इसके पास मेंबरशिप है। ये सोचते हुए नीम मंजू उस इंसान के पास गया और बोला, हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप ठीक हो? बट वह इंसान चुप रहा। नीम मंजू ने थोड़ा इंतज़ार किया और फिर से नीम मंजू के कानों में वो कराहने का आवाज़ आया। नीम मंजू अब अपने हाथ को आगे ले जाते हैं और उस इंसान के कंधे पर रखता है, लेकिन वो इंसान मूव नहीं कर रहा था। इसलिए नीम मंजू उसका कंधा पकड़ता है, जो कि बहुत नरम है। ऐसा लग रहा था कि नीम मंजू किसी मोम के पुतले को पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ उन्हें फील हो रहा था। तो उन्होंने उसका कंधा पकड़ा और उसे सीधा बिठा दिया, और नीम मंजू शॉक्ड हो गए क्योंकि उस इंसान ने जो शर्ट पहना हुआ था उसका सामने का हिस्सा पूरा ब्लड से भीगा हुआ था, और वो इंसान पसीने से भी भीगा हुआ था। वो अपने आँखों को खोल नहीं पा रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके मुंह से बहुत ही लो कराहने का आवाज़ आ रहा था। उसका जो सांस है वो भी बहुत ही धीमा था। नीम मंजू ने आसपास देखा, नहीं, यहाँ पर गन शूट नहीं हुआ है। नीम मंजू को ये बात प्रॉपरली पता है। और ये ब्लड, ये ऐसा भी नहीं है कि ये यहीं पर निकला है, क्योंकि जो कपड़ों में ब्लड है वो काफ़ी हद तक सूख चुका है। जिस ब्लड ने सोफे पर हल्का हल्का अपना निशान छोड़ दिया है, लेकिन अगर यहीं पर ब्लीडिंग होता तो सोफ़ा पूरा भीग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए नीम मंजू को पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसे यहाँ पर आया कैसे? नीम मंजू ने आसपास देखा तो उसे एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट दिखा। नीम मंजू को याद आया कि हाँ, 2 घंटे पहले उसने इस कोट पहने हुए किसी इंसान को आते हुए तो देखा था, बट नीम मंजू ने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो उन बच्चों को संभाल रहे थे जो उनके लीगल एज होने की खुशी में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो पड़े थे। खैर, नीम मंजू ने अपने फ़ोन को निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया, साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। वो फिर उस इंसान को अपनी बाहों में उठाता है। ये इंसान बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसके आसपास से ना कोई ओमेगा फेरोमोन नहीं आ रहा था।
तो निये मिंजू ने सोचा शायद ये कोई बीटा होगा। ये सोचकर निये मिंजू ने उस इंसान को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाहर आ गया। तुरंत मैनेजर आया और कहा, सर ये तो बहुत बुरा हुआ, ये कौन है? निये मिंजू ने मैनेजर की तरफ गुस्से से देखा और बोला, मैंने इस होटल को ख़रीदा अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये कौन है? ये यहाँ पर है तो इसका हर एक डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए, है ना? निकालो, ये कौन है? पुलिस आने वाला है, मैंने कॉल कर दिया है। तो मैनेजर परेशान हो गया। उसने कहा, सर ऐसे मामलों पर हम पुलिस को नहीं बुला सकते। निये मिंजू ने कहा, ये मेरा बार है, यहाँ पर हर चीज़ लीगली होगा और हाँ, यहाँ पर लोग एंजॉय करने आएंगे, ना कि क्राइम। तो यहाँ पर पुलिस आएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। दूसरी जगह क्या होता है और यहाँ पर पहले क्या होता था, उन्हें भूल जाइए मैनेजर हो, और अब से क्या होगा वो याद रखिए। समझ में आ रहा है? मैनेजर ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। तब तक एम्बुलेंस पहुंच गया था। निये मिंजू उस बीटा को लेकर सीधा अपने गोद में लेकर वो नीचे आया और एम्बुलेंस में उसे लिटा दिया। फिर वो भी एज अ ओनर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसलिए वो भी उस बीटा के साथ ही चले गए। मतलब अभी तो हमें पता नहीं कि वो अल्फ़ा है, बीटा है या फिर ओमेगा है। अल्फ़ा तो बिल्कुल नहीं है, बट ओमेगा है या बीटा है ये नहीं पता, तो हम बीटा मानकर ही चलते हैं कि हाँ वो इंसान बीटा है। उसे सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। तब तक पुलिस भी आ चुका था। निये मिंजू ने सब कुछ बताया। पुलिस एक फोर्स बार में चला गया था, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला था कि कब वो ओमेगा आया था, कब उस कमरे में घुसा था, और उस ओमेगा का पूरा डिटेल्स भी निकाल चुके थे क्योंकि उसके पास इस बार का मेंबरशिप था, तो ऑब्वियसली उसका डिटेल्स बार के पास था। तो पुलिस उन सारी चीज़ों को लेकर निये मिंजू के पास आए और पुलिस ने कहा, मिस्टर निये अभी क्या हालत है? तभी डॉक्टर आए और डॉक्टर ने पुलिस और निये मिंजू को एक साथ इन्फॉर्म किया कि जो आया है वो एक ओमेगा है और वो बहुत बुरी तरीके से इंज्योर है। उसे बुलेट लगा है, वो भी 2 जगह, साथ में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। वो इतनी देर तक कैसे सरवाइव कर गया नहीं पता है, लेकिन ये बुलेट आज नहीं लगा है, लगभग 1.5 महीने पहले का है और वो जगह एकदम बुरी तरीके से इन्फेक्शन से भर गया है। दोनों बुलेट को ही बहुत शार्प चाकू से या किसी चीज़ से निकाल दिया गया है बहुत पहले ही, लेकिन उस जगह को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, इसीलिए इन्फेक्शन हो गया है। ये सुनकर निये मिंजू और पुलिस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पुलिस ने निये मिंजू से कहा, मिस्टर निये हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। ये ओमेगा गुआंग्याओ है और ये इस बार का लगभग पिछले 5 सालों से मेंबर है। इसके फैमिली बैकग्राउंड और किसी चीज़ के बारे में तो नहीं पता, बस नाम के बारे में पता चला है और एज के बारे में। ये फ़िलहाल हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यह सुनकर निये मिंजू ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, प्लीज़ आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पुलिस ने कहा, ऑब्वियसली मिस्टर निये, एंड थैंक यू सो मच हमें इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट पे अक्सर लोग चुप रहते हैं। ज़्यादातर जो बार्स ओन करते हैं वो लोग तो एकदम ही अपने मुंह को बंद रखते हैं, लेकिन आपने इसे सीरियसली लिया। निये मिंजू ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर पुलिस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल गए थे और डॉक्टर्स उस इंसान का, मतलब गुआंग्याओ का अच्छे से चेकअप करने के लिए चले गए थे। वो बचेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। उसका हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्फेक्शन होकर और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर अच्छे से टेक केयर ना किया गया, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो उसे बचाना मुश्किल है, शायद वो बचे ही ना। निये मिंजू ने कुछ देर बाहर से उस ओमेगा का चेहरा देखा जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जो एकदम ही पेल पड़ा हुआ था। उसका शरीर एकदम मोम जैसा नरम है। निये मिंजू ने अपने हाथों की तरफ देखा। पता नहीं क्यों निये मिंजू को महसूस हो रहा था कि वो अभी भी उस ओमेगा को टच करके ही बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा नहीं है कि निये मिंजू ने अपने लाइफ में किसी ओमेगा को टच नहीं किया है,
उन्होंने बहुत ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड किया है, बहुत ओमेगास के साथ, लेकिन कभी भी किसी ओमेगा पर उनका दिल नहीं आया है और ना ही कभी उन्होंने कोशिश किया है किसी ओमेगा के साथ दिल से अटैच होने का। खैर, वो अलग कहानी है जो नीय मंजू याद नहीं करना चाहते। उन्होंने एक बार उस ओमेगा को वापस से देखा और वो घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें लगभग रात के 3 बज गए। उन्होंने कुछ खाया नहीं, मन नहीं है, इसलिए वो सीधा फ्रेश होके सोने के लिए चले गए थे। सोकर जब वो उठे तब सुबह के 10 बज रहे थे। उन्होंने आसपास देखा और वो कल रात की बातों को याद करने लगे। फिर वो फ्रेश होके बाहर आए और देखा नीय हुएसांग जो अभी भी पड़ा पड़ा सो रहा है। नीय मंजू हुएसांग के पास गया और बोला, हुएसांग उठो, बट हुएसांग नहीं उठा। वो तो दूसरी तरफ घूमकर मस्त सोने लगा। नीय मंजू ने कहा, हुएसांग, जिसे सुनकर हुएसांग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, उफ ब्रदर, अब सपने में आकर क्यों डांट रहे हो मुझे, मत डांटो। नीय मंजू ने बेड साइड टेबल से एक गिलास पानी उठाया और नीय हुएसांग के मुंह के ऊपर उस पानी को पूरा ही उड़ेल दिया, जिसे मतलब जैसे ही पानी पड़ा ना, नीय हुएसांग उठकर बैठ गया। वो चिल्ला पड़ा, बारिश आ गया, बाहर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया था। फिर उसने अपने ब्रदर की तरफ देखा और अपने आंखों को सिकोड़ लिया। मतलब वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन अपने ब्रदर का फेशियल एक्सप्रेशन देखकर उसने अपने आप को शांत किया। नीय मंजू अभी नीय हुएसांग को और डांटने वाला था, लेकिन तभी उसे कॉल आया। उसने देखा कि कॉल हॉस्पिटल का है, इसलिए नीय मंजू ने कॉल पिक किया और बोला, यस डॉक्टर, बोलिए। डॉक्टर ने उस तरफ से कुछ कहा। नीय मंजू ने कहा, ओके, मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर नीय हुएसांग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, ब्रदर क्या हुआ है, आपका तबीयत खराब है क्या? हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर ने क्यों कॉल किया था आपको? नीय हुएसांग की बातों को सुनकर नीय मंजू ने कहा, नहीं हुएसांग, मैं ठीक हूँ, बस एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे बार में, तो उसी के सिलसिले में मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। नीय हुएसांग ने कहा, ओके ब्रदर, बट सब ठीक तो है ना? नीय मंजू ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, जाओ विंग के पास, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, वो अकेला होगा। यह सुनकर नीय हुएसांग ने कहा, यस ब्रदर बोलकर नीय हुएसांग उठकर चला गया और फ्रेश होकर आया। फिर उन दोनों भाई ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया, जो कि ब्रंच हो गया था क्योंकि लगभग 11 बजने वाला था। फिर नीय हुएसांग निकल पड़ा विंग के पास और नीय मंजू निकल पड़े थे वहाँ हॉस्पिटल में गुआंग्याओ के पास। डॉक्टर ने उन्हें कॉल किया था ये बोलने के लिए कि जो पेशेंट वो कल लेकर आए थे, मतलब गुआंग्याओ जो ओमेगा है, वो होश में आ चुका है, लेकिन उसका हालत बहुत बहुत ही ख़राब है, शायद वो बचेगा नहीं। खैर, नीय मंजू हॉस्पिटल पहुँचे और वो तुरंत उस केबिन में घुस गए जहाँ पर गुआंग्याओ को रखा गया है। गुआंग्याओ जो मशीनों से घिरा हुआ था, उसके शरीर में भी अलग अलग मशीन से घिरा हुआ था, सलाइन चल रहा था, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, फिर पल्स रेट को मापने के लिए भी वो जो क्लिप होता है ना, वो लगाया गया था। ये सब कुछ देखकर नीय मंजू को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो पता नहीं क्यों इस ओमेगा के लिए बुरा फील कर रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया कि इसने ऐसा क्या ही कर दिया कि इसे गोली लगा, और इतने दिनों तक उसने अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश नहीं किया। ऑब्वियसली पैसे का कमी नीय मंजू मान नहीं सकता। कोई इंसान कंगाल हो और वो उस जैसे बार में मेंबरशिप लेके बैठा हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो ये खुद को ट्रीट नहीं कर पाया और इस तरीके से मरने वाला है। डॉक्टर ने नीय मंजू को देखा और कहा, मिस्टर नीय आइए। नीय मंजू ने डॉक्टर को हेलो बोला और फिर वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर डॉक्टर ने गुआंग्याओ की तरफ देखा और बोला, गुआंग्याओ आंखें खोलो। गुआंग्याओ ने अपनी आंखों को खोला धीरे धीरे और वो आसपास देखने लगा। उसके पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो महसूस कर पा रहा था कि वो एकदम अकेला है, एकदम। उसके पास जीने का कोई वजह ही नहीं है, उसके लिए कोई बैठा नहीं है जो उसका इंतज़ार कर रहा है या फिर जो उसके बारे में सोच रहा है, कोई नहीं है।
तो जी के क्या ही फ़ायदा है। ग्वांग याओ ने इन सारे बातों को अपने दिमाग में सोचा और उसने अपने आसपास देखा। एक अनजान इंसान को उसने देखा जो उसकी तरफ बहुत ही गौर से और ध्यान से देख रहा है, जो डॉक्टर नहीं है। ग्वांग याओ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी नज़रों को डॉक्टर की तरफ किया। डॉक्टर ने बोला, कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो जाओगे, ओके? कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। हम दिल से जब चाहते हैं कि हमें ठीक होना है तो हम हर हालात में ठीक होते हैं। समझ में आया? वैसे भी तुमने अपनी ये हालत कैसे कर लिया? हाँ, तुम्हें क्या हुआ था? कुछ याद है तुम्हें? गोली कैसे लगा और ये गोली निकाला किसने था? ग्वांग याओ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बहुत ही लो वॉइस में, मतलब हाँ, वो अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, उसे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसके आवाज़ में वो दर्द था और बहुत ही कमज़ोर था उसका आवाज़। उस आवाज़ में वो कहता है, दोनों बुलेट्स को मैंने निकाला है। जिसे सुनकर डॉक्टर हैरान हो गए, मतलब सीरियसली वो हैरान हो गए। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अल्फाज देखे हैं जिन्होंने खुद अपना जो बुलेट है वो निकाला है, और ऐसे भी बहुत सारे ओमेगास हैं जो स्पेशल फोर्स में रहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये ओमेगा, मतलब ऐसे नॉर्मली कोई ओमेगा आके कहे तो ये बातें शॉकिंग ही लगता है ना? तो इसलिए डॉक्टर हैरान हो गए। ने मंजू ने गौर से ग्वांग याओ के आंखों में देखा, जहाँ पर कोई फीलिंग्स नहीं था, ना ही दुख था, ना ही दर्द था, ना ही मरने का डर था और ना ही जीने का आशा, कुछ नहीं है, एकदम फीका सा। अब ने मंजू खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, ओके, तुमने बुलेट्स को निकाला, बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया, बट मुझे ये बताओ, तुम गरीब तो नहीं हो जो खुद को ट्रीट नहीं कर पाओगे? पैसा तो तुम्हारे पास है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होता तो उस बार का मेंबरशिप तुम्हारे पास नहीं होता। तो क्यों नहीं तुमने अपना ट्रीटमेंट करवाया? तुम अच्छे किसी हॉस्पिटल में चले जाते, किसी प्राइवेट जगह पर, जहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट आराम से होता। ना ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करते, ना ही किसी और का झमेला। बस उन्हें पैसा ही चाहिए होता है। तुम्हें फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिल जाता तो तुम इन सारी चीज़ों को लेकर ऐसे ही घूम क्यों रहे थे? क्या मरने का इंतज़ार कर रहे थे ऐसे? ने मंजू की बातों को सुनकर ग्वांग याओ ने अब ने मंजू की तरफ देखा और बोला, एग्जैक्टली, मैं वही इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब मर जाऊँ। मुझे लगता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि जीकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए कोई इंतज़ार कर रहा नहीं है, ना ही मेरे लिए कोई सोच रहा है, ना ही किसी के लिए मैं खास हूँ और ना ही मेरे जाने से किसी को फ़र्क पड़ेगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन अब लग रहा है कि सब बेकार था, सब कुछ। तो इसलिए जीने का कोई मोटिव नहीं है मेरे पास। इतना कह के वो शांत हुआ। ने मंजू अभी भी गौर से इस ओमेगा को बस देखे जा रहा था। उसने अपनी लाइफ में पहला ऐसा इंसान देखा है, सच में पहला। वांग जी एक्सप्रेशनलेस है, लेकिन उसके आंखों में बहुत सारा एक्सप्रेशन ने मंजू ने भी देखा है। खासकर विंग के सामने वांग जी की आंखों में एक सैलाब आ जाता है एक्सप्रेशंस का। लेकिन ये इंसान, ये अजीब है, ये ओमेगा बहुत अजीब है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।